Hello students, we are back with new video entitled Business Regulatory Framework और यहाँ हम बात करेंगे बिजनेस लॉ के बारे में। तो जैसे कि नाम से समझ में आ रहा है कि कुछ नियम, कानून, रेगुलेशंस जो कि हमें ध्यान रखना है किसी भी बिज़नेस को चलाते वक्त। लेकिन उससे पहले काफ़ी ऐसे नियम हैं जो कि हम जानते नहीं हैं लेकिन हम उनको फॉलो भी करते हैं, और उसका छोटा सा एग्जांपल है ट्रैफिक रूल्स। आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी हम ड्राइव कर रहे होते हैं रोड्स पर तो हम सिंपली लेफ़्ट साइड में चल रहे होते हैं। तो ऐसा क्या है, ऐसा क्यों है? हम राइट में भी तो चल सकते हैं। तो उसका कारण है इंडियन मोटर व्हीकल एक्ट। इस इंडियन मोटर व्हीकल एक्ट में ये नियम बनाया गया था कि जो भी गाड़ी या कोई व्यक्ति अगर रोड पर चलेगा तो वो सिर्फ लेफ़्ट साइड में ही चलेगा। लेकिन ये नियम बनाए कैसे गए, कैसे इसको एक्ट में कन्वर्ट किया गया? तो उसके लिए एक प्रोसेस होती है जिसको फॉलो करना होता है, और प्रोसेस स्टार्ट होती है प्रॉब्लम्स के साथ। काफ़ी पहले जब सिर्फ टांगे चला करते थे तो क्या कभी आपने सोचा है कि कभी उस वक्त ऐसी खबरें भी आती होंगी कि 2 टांगे टकराए जिसमें 5 लोग घायल, 2 की मृत्यु? ऐसी खबरें तो नहीं आती होंगी ना उस वक्त। तो जैसे जैसे इनोवेशंस, डेवलपमेंट बढ़ते गए वैसे वैसे प्रॉब्लम्स भी बढ़ती गई। अगर हम बात करें सिर्फ ट्रैफिक के रिगार्ड, तो ट्रैफिक में या रोड साइड में प्रॉब्लम्स क्या रही होंगी? ट्रैफिक एंड एक्सीडेंट्स। तो उसके लिए सॉल्यूशन क्या लाएगा? सॉल्यूशन जैसे कि हमने डिस्कस किया कि हर व्हीकल रोड के लेफ़्ट साइड में चलेगा। क्यों? क्योंकि उसमें होगा क्या, अपवर्ड और डाउनवर्ड लेफ़्ट दोनों व्हीकल्स के लिए अलग अलग होगा और वो एक दूसरे को ईजिली क्रॉस कर सकते हैं। अदरवाइज़ वहाँ पर मैच्ड अप सिचुएशन हो सकती है जहाँ पर एक दूसरे को क्रॉस करना पॉसिबल नहीं होगा। तो इन सॉल्यूशन के लिए एक बुक बना दी गई जिसको दिया गया नाम सेट ऑफ रूल्स। अब इस सेट ऑफ रूल्स को कंसर्न मिनिस्टर या कंसर्न पर्सन लेकर जाएगा पार्लियामेंट हाउसेज में। जैसे कि इंडिया में 2 हाउसेज हैं, तो उन दोनों हाउसेज में इसको उन हाउसेज के मेंबर्स के थ्रू पास कराना पड़ेगा, और जब वो मेंबर्स पास कर देंगे तो ये रूप ले लेगा एक एक्ट का, जैसे कि इस सिचुएशन में बना था इंडियन मोटर व्हीकल एक्ट। लेकिन क्योंकि हम बात कर रहे हैं बिजनेस लॉ की, तो प्रॉब्लम्स अब हमारे लिए जो रही थी वो रही थी बिजनेस से रिलेटेड या कॉमर्स से रिलेटेड। अब यहाँ पर प्रॉब्लम रही क्या होगी? एक्चुअली प्रॉब्लम रही होगी फ्रॉड कि बिजनेस में कुछ लोग फ्रॉड भी कर सकते हैं। तो उस फ्रॉड को कवर करने के लिए लाया गया सॉल्यूशन, और उन सॉल्यूशन से बनाया गया फिर से एक सेट ऑफ रूल्स, और उन सेट ऑफ रूल्स को भेजा गया हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट्स में। ठीक है, और वहाँ जब इन हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट्स में इस रूल्स को पास कराया गया तो उसने रूप ले लिया एक्ट का। और इंडिया में सबसे पहला जो एक्ट लाया गया था वो था इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, जो कि पास हुआ था 1872 में, और इसमें बिजनेस रिलेटेड हर एस्पेक्ट को कवर किया गया था। उस वक्त इस लॉ में नेगोशिएबल एक्ट भी इसमें था, पार्टनरशिप एक्ट भी था, सेल ऑफ गुड्स एक्ट भी इसी में शामिल था। तो इसकी वजह से ये काफ़ी वास्ट एक्ट बन गया था। तो बाद में गवर्नमेंट को ज़रूरत पड़ी इसमें सेग्रीगेशंस करने की, तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट को एक अलग एक्ट बना दिया गया, सेल ऑफ गुड्स एक्ट को एक अलग एक्ट बनाया गया, और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट को भी एक अलग रूप दे दिया गया। लेकिन इससे पहले क्वेश्चन, जैसे मैंने आपको बताया कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में लाया गया था, लेकिन उस वक्त ब्रिटिशर्स का भी काफ़ी इन्वॉल्वमेंट था इंडिया में। तो मुझे आप ये बताइए कि ये किस पार्लियामेंट में पास हुआ था, इंडिया में या ब्रिटिशर्स पार्लियामेंट? तो जिसका जवाब है इंडियन पार्लियामेंट। अब बात करते हैं डेफिनेशन की। तो जैसे कि आपके सामने डेफिनेशन दिख रही होगी, मर्केंटाइल लॉ, कमर्शियल लॉ और बिजनेस लॉ सब एक ही बात है। तो ये भी सिंपली एक कॉमन लॉ की ब्रांच ही है, जिस तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, क्रिमिनल लॉ और सिविल लॉ है। बट ये बेसिकली रिलेटेड किससे है? रिलेटेड है कमर्शियल एक्टिविटीज़ से। और
किससे कंसर्न्ड है ट्रेड एंड कॉमर्स एक्टिविटीज से, जहां पर हम सारे के सारे बिजनेस ट्रांजैक्शंस किस तरह से करने हैं, किस तरह उसमें उसके कंप्लीट ना करने के क्या रेप्रिकेशन हो सकते हैं, कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, सब हम इसी एक्ट में स्टडी करते हैं। लेकिन इस मर्केंटाइल लॉ के सोर्सेज क्या हैं? तो सोर्सेज हैं बेसिकली 4: द लॉ मर्चेंट, स्टैट्यूट लॉ, कॉमन लॉ एंड प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। इसको हम थोड़ा अभी साइड रखते हैं क्योंकि हम बात कर रहे हैं बेसिक बिजनेस लॉ की। तो ये हमने बात कर लिया, आप लोग सामने देख रहे होंगे कि इंडियन एक्ट जो लाया गया था वो लाया गया था 1872 में, और उससे पहले जो ट्रांजैक्शन कवर्ड होते थे वो थे हिंदू लॉ के थ्रू और मोहम्मदन लॉ के थ्रू। तो स्टार्ट करते हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। काफ़ी हमने इसमें डिस्कशन कर ही लिया है, लेकिन यहाँ पर इसके लिए एक सोनमोन ने एक डेफिनेशन दी थी, अ कॉन्ट्रैक्ट इज एन अग्रीमेंट। इसमें ये थोड़े कीवर्ड्स हैं, इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। अ कॉन्ट्रैक्ट इज एन अग्रीमेंट क्रिएटिंग एंड डिफाइनिंग ऑब्लिगेशंस बिटवीन द पार्टीज। अब इसमें कीवर्ड्स क्या है? कॉन्ट्रैक्ट, अग्रीमेंट एंड पार्टीज, और साथ में ऑब्लिगेशंस भी। तो बच्चों अग्रीमेंट क्या है? अग्रीमेंट की अभी हम बात करेंगे कि अग्रीमेंट होता क्या है, लेकिन वो किन के बीच में होगा? पार्टीज मीन्स पार्टीज बोला जा रहा है तो इसका मतलब एक से ज़्यादा पार्टी वहाँ पर इन्वॉल्व होंगी, ठीक है। और ऑब्लिगेशन मतलब उन सभी की कुछ इंडिविजुअल ऑब्लिगेशंस बन जाएंगी एक दूसरे के लिए। तो एसेंशियल क्या है एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के? तो वो ये लिस्ट आउट कर रखे हैं, देखिए सामने से। एन ऑफर और प्रपोजल बाय वन पार्टी एंड एक्सेप्टेंस ऑफ दैट ऑफर बाय अनदर पार्टी। इसका मतलब कि एक पार्टी ऑफर करेगा और दूसरी पार्टी उसको एक्सेप्ट करेगी। साथ में उन दोनों पार्टी की इंटेंशन ऐसी होनी चाहिए कि इस ऑफर एंड एक्सेप्टेंस से एक लीगल रिलेशनशिप क्रिएट हो सके। नेक्स्ट, जो अग्रीमेंट है वो अग्रीमेंट सपोर्टेड होना चाहिए किसके थ्रू? एक लॉफुल कंसिडरेशन। और इस लॉफुल कंसिडरेशन के लिए एक और कीवर्ड याद रखिएगा, समथिंग इन रिटर्न। मतलब कि हर पार्टी को बदले में कुछ ना कुछ मिलना चाहिए। अगर बदले में कुछ मिल नहीं रहा है तो वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट नहीं हो सकता है। इसी में आप देखिए टॉप में एक लाइन लिखी थी, कंसेंसस एट आइडम। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है अग्रीमेंट ऑन द सेम मैटर्स। मतलब कि आप एक ही बात पर अग्री कर रहे हैं, उसी से अग्रीमेंट बनेगा। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट, दे शुड बी लीगली कैपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग। दैट मीन्स वो कौन होने चाहिए? वो लीगली कैपेबल। लीगली कैपेबल कौन लोग होते हैं? नंबर 1, वो मेजोरिटी एज अटेन कर चुके हैं। इंडिया में क्या मेजोरिटी एज अटेन करना माना जाता है? जो लोग 18 साल से ऊपर हो चुके हैं वो माइंडफुल भी कैपेबल होने चाहिए। और जब वो कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो उनके पास फाइनेंशियल सपोर्ट भी होना चाहिए उस कॉन्ट्रैक्ट को करने के लिए। जेन्युइन कंसेंट का मतलब होगा दोनों ही अपनी मर्जी से सहमति देंगे उस कॉन्ट्रैक्ट को करने के लिए। द ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इज लीगल एंड नॉट अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। इसका मतलब कि जो भी ऑब्जेक्ट या कंसिडरेशन के रिगार्ड वो कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा है वो होना चाहिए लीगल, और सोसाइटी पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट वो ऑब्जेक्ट नहीं होना चाहिए। जैसे कि इंडिया में लीगल अगर आपको एम्यूनिशंस खरीदने हैं तो उसके लिए आपको सबसे पहले क्या लेना चाहिए? लाइसेंस। अगर आपने लाइसेंस नहीं लिया है तो वो एम्यूनिशन भी इलीगल बन जाता है। द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट आर सर्टेन। जो कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स हैं वो सर्टेन होना चाहिए। ऐसा नहीं है जैसे कि बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड एक दूसरे से प्रॉमिस कर देते हैं कि भाई तेरे लिए तो मैं चांद तारे तोड़ के लाऊंगा। क्या वो पॉसिबल है? सर्टेन है वो? नहीं। तो आपका प्रॉमिस ऐसा होना चाहिए जो कि फिजिबल हो, दैट मीन्स वो परफॉर्म करने के लायक हो। देन द अग्रीमेंट इज कैपेबल ऑफ बीइंग परफॉर्म्ड। इट इज नॉट पॉसिबल ऑफ इफ इट इज नॉट पॉसिबल ऑफ बीइंग परफॉर्म इट विल बी नॉट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। तो दैट मीन्स जो कॉन्ट्रैक्ट इसके लिए किया जा रहा है वो
परफॉर्म करने के लिए कैपेबल होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट कर दिया है। ठीक है, चलो अब इसको हम बात करेंगे कुछ केसेस, कुछ एग्जांपल्स के साथ। पहला केस देखते हैं। सपोज एक कॉलेज में दो फ्रेंड हैं, एक्स और वाई। ये एक्स और वो वाई वही हैं जिनकी ज्यादा बात की जाती है आजकल। तो एक्स ने मॉर्निंग में अपनी फ्रेंड वाई से बोला कि भाई ऐसा शाम को ना कॉफी पीने चलेंगे रेस्टोरेंट में, और बिल तेरा भाई देगा। जिस तरह से आजकल कॉलेज स्टूडेंट्स आपस में बात करते हैं, ये वही टोन है एक्चुअली। तो वाई जो है इसको एक्सेप्ट कर लेता है। तो बच्चों देखो यहाँ पर ऑफर एंड एक्सेप्टेंस हो रही है नहीं हो रही है? एक्स ने ऑफर किया और वाई ने एक्सेप्ट किया, तो इसका मतलब क्या वहां बन गया? अग्रीमेंट बन गया। ठीक है, अब मैं इसके बारे में बात करूंगा। फिलहाल सिर्फ इतना देखो कि एक्स ने प्रॉमिस किया है शाम को, एक्स ने ऑफर किया था कि भाई शाम को कॉफी पीने चलेंगे, और वाई ने उसमें अपनी एक्सेप्टेंस दे दी कि ठीक है मैं शाम को आपको मिलूंगा। तो वहां पर उनके बीच क्या बन गया? अग्रीमेंट। अभी मैं आपसे इसमें क्वेश्चंस भी पूछते रहूंगा, फिलहाल इतना ही समझिए इसको। सेकंड केस देखिए। अब बात आ रही है हस्बैंड एंड वाइफ की। तो देखिए, जो हस्बैंड है बेचारा काम करके आ रहा, मैं इसमें टर्म में मैंने बेचारा इसलिए जुड़ा क्योंकि उस बेचारे हस्बैंड की आज एनिवर्सरी है। और इंडिया में आपको पता है इंसान अपना बर्थडे भूल जाए, अपनी बड़ी से बड़ी बिजनेस डील भूल जाए, लेकिन उसको नहीं भूलनी चाहिए अपनी एनिवर्सरी, क्योंकि उसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत खतरनाक, बहुत विकराल रूप ले सकते हैं। तो विकराल रूप होंगे क्या? हो सकता है उसको घर जाके खाना ना मिले, हो सकता है दरवाजे में पहुंचते उसके मुंह पर बेला ना जाए, या हो सकता है उसको इनफिनाइट गालियां मिल जाएं। तो इन सब चीजों से बचने के लिए वो बेचारा करेगा क्या? अब घर तो पहुंच चुका है, सबसे पहले उसने प्रॉमिस कर दिया कि वाइफी मैं आपको सुबह ना एक नेकलेस ला के दूंगा, और उसके सेंटर पॉइंट पे ना एक डायमंड भी लगा होगा। तो नेक्स्ट डे हस्बैंड घर वापस जाता है और वो आज भी गिफ्ट ले जाना भूल गया है। तब सोच लो उसका रूप क्या हो सकता है। ठीक है, अब इसको भी मैं अभी कंटिन्यू करूंगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए। एक भक्त थे जिनका नाम है दर्शन, और वो रोज जाते थे मंदिर। अब वो मंदिर रोज हाथ जोड़ने जाते थे, तो उनको दिखता था कि मंदिर का एक जो कोना है वो टूटा हुआ है। तो जैसे ही पंडित जी से वो आशीर्वाद लेके जा रहे होते थे, तो पंडित जी से बोलते थे कि पंडित जी इस दीवार को तो रिपेयर करा लीजिए। अब एक दिन हुआ, दूसरे दिन आए, दूसरे दिन भी सेम बात बोली, तीसरे दिन आए, तीसरे दिन भी सेम बात बोली। चौथे दिन आने से पहले पंडित जी ने सोचा था कि अगर आज इसने ये बात कही तो आज तो मैं इससे ही पैसे ले लूंगा। तो चौथे दिन जैसे ही मिस्टर दर्शन मंदिर पहुंचे, तो दर्शन जी ने फिर से वही बात की कि पंडित जी इस दीवार को तो ठीक करा लीजिए। तो पंडित जी ने बोला कि भाई मेरे पास तो पैसा है नहीं, अगर आपको इतनी दिक्कत हो रही है तो आप ही पैसे दे दीजिए। तो दर्शन ने बोला ठीक है पंडित जी, आज शाम को आप घर जब जाएंगे तो आप मेरे घर होते हुए आइएगा, और मैं आपको इस दीवार को ठीक कराने के लिए पैसे दे दूंगा। ये तीसरा केस है। अभी इसको भी साइड रखते हैं, नेक्स्ट केस देखते हैं। दो पर्सन है, ए और बी। ए के पास एक बाइक है और बी जो उसका फ्रेंड है। ए ने बी से बोला कि भाई मैं अपनी बाइक जो है ना 50,000 रुपीज में बेचना चाह रहा हूं, क्या आप खरीदोगे? तो बी ने बोला ठीक है मैं खरीद लूंगा। तो यहां पर देखो ए ने ऑफर किया और बी ने उसको एक्सेप्ट कर लिया। तो एक तरह से ये भी एक अग्रीमेंट बन गया। अब वन बाय वन ये एग्जाम्पल आई होप आप समझ गए होंगे। अब इनका रिजल्ट देखते हैं, रिजल्ट क्या होगा। सपोज पहला कॉफी वाला एग्जाम्पल देखिए। एक्स ने ऑफर किया था वाई को कि शाम को आप मेरे साथ कॉफी पीने चलोगे, और वाई ने अपनी एक्सेप्टेंस दे दी थी। लेकिन जैसे ही शाम हुई वाई कॉफी पीने नहीं आया। तो अब मुझे आप ये बताइए कि क्या एक्स ने एग्रीमेंट किया था? हाँ बिल्कुल किया था। वाई ने क्या उस एग्रीमेंट को परफॉर्म किया? नहीं किया। तो क्या एक्स जो है वो वाई के अगेंस्ट केस फाइल कर सकता है? सोचिए।
नहीं कर सकता। ठीक है, क्यों नहीं कर सकता है? पहली बात, इसका जो नेचर है ना, ये थोड़ा सामाजिक टाइप का लग रहा है इस कॉन्ट्रैक्ट का या इस अग्रीमेंट का। तो यहाँ पर क्या है, सोशल काइंड ऑफ अग्रीमेंट है ये। लेकिन हमने अभी बात की थी लॉफुल ऑब्जेक्ट, लॉफुल कंसिडरेशन की। तो क्या इसमें लॉफुल कंसिडरेशन अवेलेबल था? क्या एक्स अगर कॉफ़ी पिला रहा था तो एक्स को बदले में वाई भी कुछ दे रहा था क्या? नहीं। तो इसका मतलब यहाँ पर केस फाइल नहीं किया जा सकता। दूसरी चीज, हस्बैंड एंड वाइफ, जहाँ पर वाइफ विकराल रूप ले चुकी है और बेचारे हस्बैंड से उसने धमकी देने की कोशिश कर रही है कि भाई तुमने अपना वादा तोड़ दिया है, अब तुम्हारे लिए तो मैं कोर्ट जाऊंगी कि इन्होंने मुझे एनिवर्सरी पर गिफ्ट देने का प्रॉमिस किया था और इन्होंने प्रॉमिस नहीं किया। तो पहले इसका नेचर देख लेते हैं। तो इसका नेचर थोड़ा सा डोमेस्टिक लग रहा है, घर परिवार की बात चल रही है, तो ये भी कमर्शियल लॉ के अंडर तो नहीं आएगा। और दूसरी चीज, क्या यहाँ पर लॉफुल कंसिडरेशन मीन समथिंग इन रिटर्न्स अवेलेबल है? तो जवाब है नहीं। देखो हाँ, वैसे एक चीज कही जा सकती है कि हस्बैंड अगर वाइफ को गिफ्ट कर देता तो वाइफ उसको शांति जरूर देती, लेकिन क्या हम लॉफुल अगर बात करें तो क्या हस्बैंड के लिए इन रिटर्न कुछ शामिल था? वाइफ को तो मिल रहा था फॉर श्योर ज्वेलरी, लेकिन क्या हस्बैंड को कुछ मिल रहा था? नहीं। तो लॉफुल कंसिडरेशन अब्सेंस की वजह से ये केस भी कोर्ट तक नहीं जा सकता है। अब बात करते हैं मंदिर की। तो मंदिर थोड़ा रिलीजियस काइंड ऑफ एग्रीमेंट लग रहा है, जहाँ पर दर्शन जी के घर पहुंच गए हैं पंडित जी पैसे लेने के लिए कि लाओ भाई दीवार ठीक कराने के लिए तो तुम 4 दिन से बोल रहे थे, आज हम दीवार ठीक कराने के लिए पैसे लेके जाएंगे और कल दीवार ठीक कराई जाएगी। लेकिन जैसे ही दर्शन के घर पंडित जी पहुंचे, दर्शन ने पैसे देने से मना कर दिया। तो क्या यहाँ पर पंडित जी दर्शन के ऊपर केस फाइल कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ऑफर था, एक्सेप्टेंस थी, लेकिन दर्शन जी के लिए क्या कुछ यहाँ पर समथिंग इन रिटर्न इन्वॉल्व था? नहीं था। तो यहाँ पर कंसिडरेशन सिर्फ एक पार्टी के लिए अवेलेबल था, वो थे पंडित जी। पंडित जी को पैसे मिल रहे थे, लेकिन क्या दर्शन को वापस में कुछ मिल रहा था? नहीं मिल रहा था। तो इसमें भी केस फाइल नहीं कह सकता। और चौथा केस देखते हैं बाइक वाला, जहाँ पर ए ने ऑफर की अपनी बाइक बेचने के लिए बी को कितने रुपए में? 50,000 रुपीज। तो ए तो अपनी बाइक दे रहा था बी को, लेकिन बी ए को कुछ दे रहा था? हाँ दे रहा था, 50,000 रुपीज दे रहा था। तो इसका मतलब इस केस में ऑफर भी है, एक्सेप्टेंस भी है और एक लॉफुल कंसिडरेशन या समथिंग इन रिटर्न्स भी अवेलेबल है दोनों पार्टीज के लिए। तो यहाँ पर वो मिलकर एक अग्रीमेंट बनाते हैं जिसका नेचर भी क्या है? कमर्शियल। तो इस तरह के केस को हम कोर्ट लेकर जा सकते हैं। तो बेसिकली आप लोगों को ये एग्जांपल समझाने का रीज़न ये था कि आप लोगों को इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कौन से कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होते हैं और कौन से इनवैलिड होते हैं वो समझाना था। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि दोनों पार्टीज़ के लिए जब एक कंसिडरेशन अवेलेबल हो किसी कॉन्ट्रैक्ट में और साथ में ऑफर एंड एक्सेप्टेंस भी अवेलेबल है, तो वही कॉन्ट्रैक्ट एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनता है। इसके आगे के नोट्स के लिए या लेक्चर्स के लिए हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। टिल देन, गुड बाय एंड टेक केयर।